नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। कई दिन पहले वही 2025 के अंत में हमने आपको ये बात बताई थी कि साउथ अमेरिका में एक ऐसा देश मौजूद है जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। बीती 3 जनवरी को हुआ भी वही कि अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक कर दिया। अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहले आप हमारा ये वीडियो देखिए। विश्व युद्ध 2 के बाद से अगर आप लोग पूछें कि वो कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जिसने बाकी देशों पर सबसे ज़्यादा हमले किए हैं, तो उसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर निकल कर आएगा। अमेरिकी सरकार ने अपनी ताकत के जोर पर आज तक काफ़ी सारे देशों पर हमले किए हैं और वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया है। और अब ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि साउथ अमेरिका में भी एक ऐसा देश मौजूद है जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है और उसकी वजह से अमेरिका का एक बार फिर से ईरान से टकराव हो सकता है। अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मैदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अब वहां की सरकार गिर चुकी है और पूरी सत्ता अमेरिका के अंडर में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी काफी हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार देखे गए, जिसे देखकर अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ हो सकता है। वेनेजुला में निकोलस मैदुरो की तरह ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई की मौजूदा सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पिछले साल ही ईरान में रेजिम चेंज करने को लेकर दावा कर चुके हैं। अमेरिका जब भी किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो वो फैसला एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे लंबी रणनीतिक तैयारी, खुफिया रिपोर्ट्स, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक खेल शामिल होता है। पिछले 2 दशकों में इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में यही पैटर्न देखने को मिला है। अमेरिका जब भी किसी देश पर हमला करता है तो पहले उस देश की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग किया जाता है, फिर उस पर तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र कुचलने के आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और जनता का गुस्सा सरकार की तरफ मुड़ने लगता है। वेनेजुला के मामले में भी अमेरिका ने यही रणनीति अपनाई थी, जहां 2017 से लगातार तेल व्यापार पर रोक, बैंकिंग प्रतिबंध और सरकारी संपत्तियों को फ्रीज किया गया। वेनेजुला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर है और जब अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। महंगाई बेकाबू हुई, रोजमर्रा की चीजों की कमी होने लगी और सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। अमेरिका ने खुलकर कहा कि वो निकोलस मैदुरो की सरकार को वैध नहीं मानता और विपक्षी नेता को वो समर्थन देने लगा। और इसी के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और सैन्य ठिकानों की गतिविधियां वेनेजुला के आसपास के इलाकों में बढ़ती चली गईं। ये सब कुछ जो हुआ ये अचानक बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें पहले हालात बनाए गए और फिर निर्णायक दबाव डाला गया। We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. अमेरिका के वेनेजुला पर हमला करने का पूरा प्रोसेस अगर आप गौर से देखें तो आपको बता दें कि विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि ईरान के साथ भी कुछ हद तक वही सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है
कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इसे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बताता है। इसी मुद्दे पर अमेरिका ने वर्षों से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनका असर ईरानी अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों पर साफ दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया था और प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया था। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा था कि ये समझौता अमेरिका के हितों के खिलाफ है और ईरान पर ज्यादा दबाव बनाना जरूरी है, जिसके बाद वही सब कुछ हुआ जो अक्सर किसी भी देश पर सैंक्शंस लगने के बाद होता है। ईरान की तेल बिक्री, बैंकिंग सिस्टम और विदेशी निवेश पर भारी असर पड़ा। ईरान के भीतर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और सरकार के खिलाफ असंतोष की आवाजें तेज होने लगी। यही वो हालात होते हैं जिन्हें अमेरिका रणनीतिक मौके के तौर पर देखता है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में तो ये साफ देखा गया है कि वो कूटनीतिक भाषा से ज्यादा ताकत की भाषा पर भरोसा करते हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के खिलाफ कई बार सीधे और सख्त बयान दिए। ईरान को लेकर तो ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि मौजूदा नेतृत्व मध्य पूर्व में शांति के लिए खतरा है और ईरान में रजीम चेंज होना बेहद जरूरी है। अमेरिका की तरफ से दिए गए ऐसे बयानों का मकसद सिर्फ बयानबाजी नहीं होता, बल्कि एक संदेश भी होता है अपने सहयोगियों को और विरोधियों को भी कि अमेरिका उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका की ये रणनीतियां सिर्फ दुश्मन देशों तक सीमित नहीं रहती। उसके निशाने पर हर वो देश आ जाते हैं जो रणनीतिक रूप से अहम हैं या जिनकी नीतियां अमेरिकी हितों से टकराती हैं। खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि कोलंबिया लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन वहां राजनीतिक अस्थिरता या सरकार की दिशा बदलने पर अमेरिका का रवैया सख्त हो सकता है। ड्रग्स तस्करी और सुरक्षा के मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए कोलंबिया पर भी दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही मेक्सिको भी अमेरिका का पड़ोसी देश है, जहां अवैध प्रवासियों का मुद्दा हमेशा से अमेरिकी राजनीति का बड़ा विषय रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में मेक्सिको को लेकर बेहद सख्त बयान दे चुके हैं और सीमा सुरक्षा को लेकर कई बार टकराव की स्थिति भी बनी है। अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं तो मेक्सिको भी अमेरिकी दबाव की राजनीति का शिकार हो सकता है। इन दोनों के अलावा ग्रीनलैंड भी भले ही छोटा और दूर का इलाका हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्राकृतिक संसाधन और सैन्य स्थिति के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने वाला बयान तो इस सोच को भी दिखाता है कि अगर अमेरिका को लगा कि यहाँ उसके हितों को खतरा है तो वो कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने से पीछे नहीं हटेगा। And someone in the US government should seriously sit down and evaluate as to whether the regime changes that they've carried out in the past, has it really worked for the United States or has it worked against the United States? The worst criminal in the world is Donald Trump. He is doing gundagardi all over the world, wherever he likes. On the one hand, he is saying he is making peace, demanding Nobel Prize for peace, and he is worst kind of gunda among the political leaders all over the world. He is attacking anybody whenever likes. He is creating trouble for Cuba. He is creating trouble for Colombia. He is creating trouble for now Venezuela. And what he right one president has to capture a president of इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। इसलिए कुल मिलाकर तस्वीर यही दिखाती है कि अमेरिका की विदेश नीति में ताकत, दबाव और रणनीति का बड़ा रोल है। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है और ईरान को लेकर भी वही संकेत दिखाई देते हैं। ईरान के साथ साथ कोलंबिया, मेक्सिको और ग्रीनलैंड जैसे देशों का भी जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अमेरिका की नजर सिर्फ एक इलाके पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि ये बदलाव कहां जाकर रुकता है और कौन कौन से देश इसकी चपेट में आते हैं। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC न्यूज़।